Hello everyone, welcome to the chemistry class. This is the lecture number 3 of surface chemistry. इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग एड्सॉर्प्शन डिस्कस कर चुके हैं और आज इस लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या होता है और कितने टाइप ऑफ कैटलिस्ट होते हैं, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटेलाइसिस एक ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को ऑल्टर कर दे। अब ऑल्टर से मतलब कुछ भी हो सकता है, वह रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है ऑल्टर। इन जनरल हम कैटलिस्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाए। तो जनरली जो बात हमारी रहेगी वह इंक्रीज की रहेगी इन जनरल। और कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट को डिक्रीज कर देते हैं। इन जनरल हम डिस्कस करेंगे कि जो रेट को इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होते हैं वह उस केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होते। मतलब आपने जैसे डाला था लास्ट में ऐसे मिल जाएंगे, उस रिएक्शन के बीच में चेंज हो सकता है, उसमें कुछ केमिकल चेंज आ सकता है, लेकिन रिएक्शन खत्म होने के बाद उनकी क्वांटिटी और वह केमिकली वैसे ही मिलेंगे जैसे कि वह पहले थे, उनमें कोई चेंज नहीं है। रिएक्शन केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट किया लेकिन एट द लास्ट वो वापस से रीजनरेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं कैटालाइसिस। तो कैटलिस्ट कितने तरह के होते हैं उसको देखते हैं। पहला है हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट उसको कहेंगे हम जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते, रेट को इंक्रीज करते। जैसे एक एग्जांपल, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। जब हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं 653 से 873 केल्विन पर, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वह मिलता है KCl और O2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी सॉलिड है, O2 गैस गैस इवॉल्व हो जाएगी। यह रिएक्शन होती है बिना कैटलिस्ट के 653 केल्विन पर, एटलीस्ट इतना टेम्परेचर चाहिए। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट डाल दूं MnO2, इफ MnO2 is used as catalyst, तब यही रिएक्शन जो है हमारा 473 केल्विन पर हो सकती है। Then the temperature required is 473 से 633 केल्विन। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो पहले हमें कितना टेम्परेचर चाहिए था, 653 केल्विन से 873 केल्विन पर, ये कैटलिस्ट की एब्सेंस पर। लेकिन जब मैं कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ, कैटलिस्ट यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया है, MnO2 यूज किया। तो जब टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो गया, क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो गई। ये इसका ये रिएक्शन जो है कम टेम्परेचर पर करवाई जा सकती है। तो ये जो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एक दूसरा एग्जाम्पल भी होता है, इसी का एग्जाम्पल काफी सारे होते हैं, अभी मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। हेबर प्रोसेस, आई थिंक आप अवेयर होंगे, हेबर प्रोसेस से एमोनिया की फॉर्मेशन को कहते हैं हेबर प्रोसेस। नाइट्रोजन गैस और H2 गैस यह यूज की जाती है एमोनिया बनाने के। बैलेंस कर देते हैं, 2 यहाँ पर आएगा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पर आएगा 3। तो इस केस में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वह कैटलिस्ट होता है आयन। ठीक, दूसरा है हमारे पास में यहाँ निगेटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट किसको कहेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर, इसमें रेट स्लो हो जाए। एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन CHCl3,
Cl3, इसका जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं इसी कंपाउंड का ही, तो इसमें C2H5OH एक निगेटिव कैटेलिस्ट की तरह से काम करता है। तो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन के अंदर C2H5OH इसकी रिएक्शन है, O2 के साथ ऑक्सीजन लिख सकते हैं। यहाँ पे बनता है हमारा फॉस्जीन COCl2 प्लस HCl, ये गैस इवोल्व होती है। आप चाहे तो यहाँ पे O2 भी लिख सकते हैं, इसके साथ में रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की, तो फॉस्जीन गैस हमें मिलती है। ये एल्काइल हैलाइड जो चैप्टर है हमारा 12th क्लास का, उसमें भी ये रिएक्शन गिवन है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे जो ये C2H5OH है, यह एक निगेटिव कैटेलिस्ट का काम करता है, इसकी रिएक्शन इस रेट रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करता है। थर्ड नंबर पर है यहाँ पे हमारे पास में ऑटो कैटेलिस्ट। ऑटो कैटेलिस्ट उसको बोलते हैं जब उसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट कैटेलिस्ट का काम करने लगता है, उस केस में हम रिएक्शन को कैटेलिस्ट को कहेंगे ऑटो कैटेलिस्ट। इसका एक एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या रिएक्शन होती है? MnO4 माइनस की रिएक्शन ऑक्सैलेट के साथ C2O4 2 माइनस। तो हम रिडॉक्स में डिस्कस करते भी हैं रिएक्शन को, एसिडिक मीडियम में होती है ये रिएक्शन। इसमें MnO4 माइनस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn2 प्लस में, तो C2O4 2 माइनस है वह कन्वर्ट हो जाता है CO2 गैस। और रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो वाटर मॉलिक्यूल देते हैं 2MnO4 माइनस, और यहाँ पे आपको 5 ऑक्सलेट चाहिए होते हैं, और इसको H प्लस 16 2Mn2 प्लस 10 CO2 और 8 H2। इस रिएक्शन के अंदर MnSO4 एक कैटेलिस्ट का काम करता है, और ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पर करवाई जा सकती है। MnSO4 में जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +2 है, और जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वह भी तो Mn2 प्लस ही है। तो शुरुआत में रिएक्शन जो चलेगी MnSO4 जो है उसमें जो Mn2 प्लस है वह इसकी रेट को इंक्रीज करेगा, लेकिन अब हमारा प्रोडक्ट भी Mn2 प्लस ही है। तो बाद जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती चली जाएगी। जब Mn2 प्लस में और ऐड करने की जरूरत नहीं है कैटेलिस्ट, तो कैटेलिस्ट हमेशा जो है बच्चों वे कम अमाउंट में ही ऐड किया जाता है। और इस रिएक्शन में तो फास्ट फोर्स है क्योंकि Mn2 प्लस प्रोडक्ट ही है, तो फर्दर और ज्यादा अमाउंट ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, वही कैटेलिस्ट का काम कर जाए। तो तीन तरह के अभी हमने देख लिया, पॉजिटिव कैटेलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव कैटेलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करते हैं, ऑटो कैटेलिस्ट जिसमें प्रोडक्ट की कैटेलिस्ट का काम भी कर रहा है। इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसमें पहला है यहाँ पे हमारे पास में प्रमोटर जो है कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और पॉइजन जो है कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे अभी हमने लिखा हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में आयरन जो है एक कैटेलिस्ट का यूज की तरह से रोल प्ले कर रहा था। रिएक्शन को लिख लेते हैं, H2 गैस प्लस 3H2। वही रिएक्शन में कॉपी कर रहा हूँ, पर लिखिए 2NH3। ये हेबर प्रोसेस। तो इस रिएक्शन के अंदर मोलिब्डेनम यानी कि MO इट विल एक्ट एज प्रमोटर, इट विल एक्ट एज प्रमोटर। और इसमें हमने कैटेलिस्ट कौन सा यूज किया था? आयरन। तो लिखा था कैटेलिस्ट आयरन। तो जो MO है मोलिब्डेनम कहते हैं इसको, MO इज
ये डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है। ये कैटेलिस्ट आयरन की एक्टिविटी को एनहेंस करने के काम, जिससे कि ये रिएक्शन जो है आसानी से करवाई जा सके। दूसरा है यहाँ पे हमारे पास में होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट। ये क्या होता है? होमोजीनस कैटेलिस्ट हम उसको कहते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट सेम फेज में, यानी कि दोनों ही गैस में, ये दोनों लिक्विड में, ये दोनों ही सॉलिड में। और हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट उसको कहेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स और कैटेलिस्ट डिफरेंट फेजेस में होते हैं। मतलब हो सकता है कैटेलिस्ट आपका जो है सॉलिड है और रिएक्टेंट हमारे गैसेस हैं, तो उल्टा भी हो सकता है। तो डिफरेंट फेजेस में होना चाहिए, एक सॉलिड एक लिक्विड या एक लिक्विड एक गैस, कुछ भी हो सकता है। इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं एक बार। एग्जांपल नंबर 1, SO2 का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, SO2 गैस का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं O2 के थ्रू। अब आप देख रहे हो रिएक्टेंट्स जो है हमारे गैसेस स्टेट में, तो यहाँ जो मैं कैटेलिस्ट यूज कर रहा हूँ वह है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे मुझे SO3 मिलता है। तो NO वह खुद गैसेस स्टेट में, रिएक्टेंट भी गैसेस स्टेट में है। इसका मतलब यह रिएक्शन जो है आपका होमोजीनस कैटेलिस्ट का एक एग्जाम्पल, होमोजीनस कैटेलाइसिस का एग्जाम्पल हो गया ये रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, कोई एक एस्टर ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CO और CH3 C2H5 ले लेते हैं। इथाइल एसिटेट हो गया, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, H2O ऐड किया, ये भी लिक्विड, वाटर यूज किया है मैंने। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है, ये C2H5 है, अल्कोहल तो C2H5। ये दोनों मॉलिक्यूल भी एक्वस, लिक्विड की स्टेट में। यहाँ पे जो हम कैटेलिस्ट यूज करते हैं वह होता है एसिड, H+, HCl यूज किया जा सकता है। अब आप देखिए, यह भी लिक्विड है और रिएक्टेंट भी लिक्विड है, इसका मतलब यह रिएक्शन भी हमारा होमोजीनस कैटेलाइसिस का ही एक एग्जांपल, होमोजीनस। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, C12H22O11, क्या हो गया? सोचिए, शुगर का फॉर्मूला है, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। कि मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, शुगर है, इसका हाइड्रोलाइसिस किया है एसिडिक मीडियम में। एसिड तो H+ जो रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में ही करते हैं, लिक्विड की फॉर्म में करते हैं, आरएनएस की थ्योरी है। वहाँ प्रोडक्ट होता है यहाँ पे क्या? ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। प्लस फ्रक्टोज। तो आप नोट करिए कि यह ही लिक्विड की स्टेट में और यह भी एक्वस सॉल्यूशन। तो रिएक्शन किसका एग्जांपल हो गया? होमोजीनस कैटालाइसिस का, होमोजीनस कैटालाइसिस। दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं और हेट्रोजीनस के देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वाली रिएक्शन है, जैसे एग्जांपल लिखा है 2SO2 प्लस, इसमें मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ इसका भी O2 के थ्रू ही, ठीक। और ये हमारा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा था? SO3 में। डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको कि SO2 जो है आपका कन्वर्ट हो रहा है SO3 में, O2 गैस की यूज किया है। यहाँ पे कैटेलिस्ट
मैंने इस बार पीटी यूज कर लिया। पीटी सॉलिड होता है, SO2 गैस है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है हिट्रोजीनस कैटालाइसिस का एग्जांपल हो गया। दोनों डिफरेंट फॉर्म में आ गए, हिट्रोजीनस कैटालाइसिस, एक सॉलिड और एक गैस। नेक्स्ट एग्जांपल, हाइपर प्रोसेस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, क्या मिल रहा था हमें इससे? अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में तो काफी इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलते हैं। इसमें हमने जो कैटेलिस्ट यूज किया था वह क्या था? आयरन, और आयरन तो मेटल है, सॉलिड होगा, ये गैसेस है, इसका मतलब ये रिएक्शन भी एक हिट्रोजीनस कैटालाइसिस का एग्जांपल हो गया, हिट्रोजीनस कैटालाइसिस। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑसवाल्ड प्रोसेस। ऑसवाल्ड प्रोसेस किसको बोलते हैं? ऑसवाल्ड प्रोसेस, एमोनिया से क्या चीज फॉर्म करना, कैसे करेंगे? देखिए, एमोनिया है, गैस होती है, प्लस 5 of O2, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, ऑसवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं होता है, आगे भी जाएगी रिएक्शन, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। अगर आपको पता है कि ये ऑसवाल्ड प्रोसेस किस चीज़ के लिए होता है तो अभी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे हम जो कैटेलिस्ट यूज करते हैं वो होता है पीटी। पीटी सॉलिड हो गया, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, तो मतलब ये रिएक्शन भी आपका हिट्रोजीनस कैटालाइसिस का ही एग्जाम। नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल, ये तो हम 10th क्लास से पढ़ते आते हैं रिएक्शन। वेजिटेबल ऑयल, ये तो लिक्विड हो गया, इसका रिडक्शन कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, इसका रिडक्शन किया क्या बनता है? वेजिटेबल घी, टेबल घी। इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वह होता है निकल। और वेजिटेबल ऑयल हमारा या हाइड्रोजन या डिफरेंट फॉर्म में हो गए, ये रिएक्शन भी आपका हेटेरोजीनस कैटालाइसिस का ही एग्जांपल हो गया, हेटेरोजीनस कैटालाइसिस का एग्जांपल। हमने यहाँ पे क्या सीखा? जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में है तो होमोजीनस, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फॉर्म में है तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फॉर्म में है, डिफरेंट फेजेस में है तो हेटेरोजीनस, सेम फेजेस में है तो होमोजीनस, सेम फेजेस में तो होमोजीनस, डिफरेंट फेजेस में है तो हेटेरोजीनस कैटालाइसिस कहलाता है। आगे है हमारे यहाँ पर एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। ये जो थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी, ये दो थ्योरी के ऊपर बेस्ड। पहली थ्योरी है ऑल्ट एड्सॉर्प्शन थ्योरी, दूसरी थ्योरी है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ICFT भी बोलते हैं इसको। दोनों को डिस्कस करते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या है। ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, पहले इसी को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द रिएक्टेंट्स इन गैसियस स्टेट या फिर और इन सॉल्यूशन आर एड्सॉर्ब
on the surface on the surface of solid catalyst. पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वह सॉलिड कैटेलिस्ट के सरफेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ये हम लेक्चर 1 में हमने काफी डिस्कस भी किया इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द इंक्रीज इन concentration of reactants on surface increases the rate of reaction. Rate of reaction. क्या पॉइंट है? द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा अमाउंट होगा रिएक्टेंट का, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी। केमिकल काइनेटिक्स का सिंपल सा पॉइंट है, रिएक्टेंट जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमने लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि एब्जॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो उसमें जो हीट रिलीज हो रही है वह भी इस रिएक्शन की रेट को एनहेंस करने में काम आ जाएगी। ये थर्ड पॉइंट है। सिंस द एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 अटेंड नहीं किया तो पहले उस वीडियो को देखिएगा फिर इसको देखिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो हीट रिलीज हो रही है उसी हीट एनर्जी से यह प्रोसेस जो है और आगे एनहेंस हो जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन is utilized to enhance the rate of reaction. The rate of reaction. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एब्जॉर्प्शन थ्योरी, जो पुरानी और एब्जॉर्प्शन थ्योरी है उसकी। अब यहाँ पे हमने बात की थी अभी जो मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी है, दो थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। तो जो दूसरी थ्योरी है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, हम उसको डिस्कस करें। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, फॉर्मेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कैटालाइसिस जो है होमोजीनियस, ये होमोजीनियस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन कर। पॉइंट नंबर 1, इट एक्सप्लेन द होमोजीनियस कैटालाइसिस। दोनों थ्योरी को कंबाइन करके मॉडर्न थ्योरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये होमोजेनियस कैटालाइसिस के बारे में सिर्फ ये अकेली थ्योरी कैसे कर सकते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, ए एक रिएक्टेंट है, बी एक दूसरा रिएक्टेंट। ठीक, इसमें मैंने कैटलिस्ट ऐड किया है सी।
अब ए बी कॉम्बिनेशन से बन गया हमारे पास मॉलिक्यूल ए बी। ठीक, सी मैंने क्या बताया यहाँ पर, कैटेलिस्ट। अब काइनेटिक्स की तरह से डिस्कस करें इसके स्टेप, इस रिएक्शन के स्टेप। तो इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है, मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। पहला स्टेप है कि ए सी के साथ में रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, एस। ये एक स्लो प्रोसेस, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो। पर एसी जो हमारे यहाँ बना है ये एक इंटरमीडिएट है। जब ऑर्गेनिक में डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट, ये एक इंटरमीडिएट। ठीक, तो इसका मतलब ये है लेस एनर्जी कंजम्पशन से बन जाएंगे। तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को, फॉर्म्स विथ लेस एनर्जी कंजप्शन देन एक्चुअल रिएक्शन। तो अगर हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया होता तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती, देन एक्चुअल रिएक्शन। उसके थ्रू हमने यहाँ पे इसको कंपेयर किया। इंटरमीडिएट की जो फॉर्मेशन है वह कम एनर्जी से हो जाएगा अगर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो इस मैकेनिज्म के दूसरे स्टेप पे चलते हैं कि जो एसी हमारा इंटरमीडिएट बना है वह अब बी के साथ में रिएक्ट कर रहा है। उससे आपका प्रोडक्ट बन गया वापस से यहाँ पे ए, जो मेन प्रोडक्ट और कैटलिस्ट रीजनरेट तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। जैसे कि मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि अगर कैटलिस्ट पार्टिसिपेट किया भी है रिएक्शन के अंदर, इसमें पार्टिसिपेट कर गया, लेकिन वो फाइनली रीजनरेट हो जाएगा। ठीक, जैसे आपने शुरुआत में कहना कि केमिकली रिमेन्स अनचेंज हो था। ठीक, इसका एक एग्जांपल भी है रिएक्शन का। एग्जांपल फॉर्म में समझ लीजिए इसको। जो भी आपने ऊपर रिएक्शन लिखी थी उसी का ही है, 2NO + O2। इससे हमें क्या मिला था, 2N। ये बनेगा जो NO2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है वह SO2 के साथ में रिएक्ट करेगा और SO3 गैस ये बना, और NO जो कैटलिस्ट है वह रीजनरेट, कैटलिस्ट रीजनरेट। अभी हमने थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखी थी SO2 से SO3 में जाने की, NO की प्रेजेंस में। ये उसी रिएक्शन के बाद तो सबसे ऊपर लिखी थी आपने होमोजेनियस कैटालिसिस के अंदर। तो बच्चा भूल गया तो यहाँ पे देखते, SO3 में गए थे हम NO के थ्रू। ये उसके बाद फर्स्ट वाली रिएक्शन। तो ये था आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इनके कुछ कुछ पोस्टुलेट के थ्रू हमारे पास मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है, उसको डिस्कस। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, ये थ्योरी ऊपर वाले दोनों थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। एडजॉर्प्शन थ्योरी, इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या बताता है, ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के बारे में बताता है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना कि सर वो आईसीएफटी में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी तो होमोजेनियस के बारे में था, तो उसने आके उसके पॉइंट्स उठाए। बस सिर्फ होमोजेनियस के बारे में, ये हेट्रोजीनियस के बारे में है। तो पॉस्टुलेट कुछ कुछ कॉमन है दोनों थ्योरी। इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म of heterogeneous catalysis, heterogeneous catalysis। इसके क्या के मैकेनिज्म के क्या के स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1,
सबसे पहले जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वह सरफेस के ऊपर आके डिफ्यूज होंगे, उसके पास आके बैठ जाए, अभी एब्जॉर्ब नहीं हुए, क्या कहेंगे हम उसको, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट molecules to the surface of catalyst, surface of catalyst, पहले उनका डिफ्यूजन होगा। नंबर 2 स्टेप क्या है, अब वह उस कैटलिस्ट की एक्टिव साइड पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू द एक्टिव साइड, to the active site of catalyst, of catalyst, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सी, कैटलिस्ट की एक्टिव साइट पर एब्जॉर्ब। नंबर 3, अब एब्जॉर्ब होने के बाद वहां पे इंटरमीडिएट बनेगा, जो भी हम आईसीएफटी थ्योरी में डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि वो रिएक्टेंट के साथ में रिएक्ट करेंगे वहां पर और इंटरमीडिएट बने, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, जैसे अभी आपने ऊपर एसी बनाया था, कॉम्प्लेक्स बिटवीन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ठीक, फिर यही रिएक्टेंट जो स्टेप नंबर 2 था अभी हमारा आईसीएफटी में, जो इंटरमीडिएट बना है, ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ में रिएक्ट करके प्रोडक्ट भी बनाएगा। फर्दर ये सब थर्ड पॉइंट के अंदर ही, फर्दर रिएक्शन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विथ अदर रिएक्टेंट, देखिए सेम थ्योरी अप्लाई हो रही है ना, द रिएक्टेंट टू फॉर्म द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी बन गया है। अब ये जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल हैं ये डिसॉल्व होंगे, डिसॉर्प्शन पढ़ा था हम लोगों ने, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अब तक फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट सरफेस। सबसे पहले क्या हुआ था, वे डिफ्यूज हुए थे, उसके पास आए थे, फिर एब्जॉर्ब हुए थे, प्रोडक्ट बनाया, अब डिसॉर्प्शन हो गया, रिवर्स प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, अब एब्जॉर्प्शन हुआ था तो डिसॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब वो क्या होंगे, डिफ्यूज, वापस हट जाएंगे वहां से, पहले सरफेस के ऊपर आके डिफ्यूज हुए थे, अब दे विल डिफ्यूज अवे फ्रॉम द सरफेस, डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट अवे from the catalyst surface, from the catalyst, the catalyst के सरफेस से यहाँ से हट जाएंगे। तो ये थ्योरी जो है
इससे हमें ये भी पता चल गया कि कैसे कैटलिस्ट जो है वह अनचेंज रहता है, जो भी हमने शुरुआत में डेफिनेशन में लिखा। इस थ्योरी के बारे में लिखे इस पॉइंट को भी। इस थ्योरी जब प्रोडक्ट हट गया यहाँ पे, एक पॉइंट उसको भी ध्यान रखिए, जब प्रोडक्ट हट गया दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आएंगे, उस सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनाएंगे, चले। जो सरफेस खाली हो गया फिर दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, चले जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन चलती रहेगी वहां। इस थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई a catalyst remains unchanged, remains unchanged in mass and chemical composition. Chemical composition at the end of reaction. और अनचेंज्ड है, ठीक। और यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि क्यों हमें कैटलिस्ट जो है एक स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होता है, वे हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए कैटलिस्ट। एंड इज इफेक्टिव इन स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी में क्यों चाहिए? सरफेस के ऊपर रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, चला गया, सरफेस खाली हो गया, दूसरा रिएक्टेंट आएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, वहां पे चले जाए। और क्वांटिटी हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। इसकी एक लिमिटेशन है क्या है? तो रेड से लिखते हैं लिमिटेशन को। इट डज नॉट explain the action of catalytic promoter। प्रमोटर का किस तरीके से क्या रोल था वहां पर, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड कैटालिटिक पॉइजन, वह किस तरीके से रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, यहाँ पे उसका कोई भी जिक्र नहीं, ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं करता। आई थिंक ये थ्योरी आपको क्लियर होगी। आगे देखते हैं सॉलिड कैटलिस्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, यहां से देखेंगे। पहला है एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द केमिसॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। केमिसॉर्प्शन, दो तरह के एडसॉर्प्शन पढ़े हम लोगों ने, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। तो केमिसॉर्प्शन की स्ट्रेंथ मतलब बॉन्डिंग के बारे में, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर आके एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फिर प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, इंटरमीडिएट बन रहा है, वह कितना स्ट्रॉन्ग वगैरह बन, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर अच्छे से एब्जॉर्ब तो हो ही, फिजिसॉर्प्शन हो, केमिसॉर्प्शन भी किस तरह से बॉन्डिंग के बारे में। दूसरा, reactant must get absorbed reasonably to become active। उसके ऊपर एब्जॉर्ब होने चाहिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखेंगे कि एब्जॉर्ब्ड molecule must not be so strong that they are immobilized। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट बन गया और वह कैटलिस्ट के सरफेस पर ही है, वह वहां से डिफ्यूज नहीं हो रहा, डिसॉर्प्शन उसका नहीं हो रहा। अगर उसका डिसॉर्प्शन नहीं होगा तो दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स उस सरफेस के ऊपर आके अपने प्रोडक्ट तो बना नहीं पाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि वह कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर ही स्टिक हो जाए।
तो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड लिख लीजिए, एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल must not be so strong that they are immobilized and the other reactant are left with no space, इसके ऊपर कैटेलिस्ट के सरफेस के उनको कोई जगह ही ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द कैटेलिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11, ये पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को, क्वेश्चन आएगा अभी देखेंगे भी। ठीक, ग्रुप 5 से ग्रुप 11 के बीच में जो है ना, इनकी कैटेलिटिक एक्टिविटी इंक्रीज करती है। 5 से 11 के साइड पे जाओगे तो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज करती चली जाएगी, और जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वह ग्रुप 7 से 9 के बीच में मिलती है। जैसे NiPDPD आप काफी यूज करते हैं एल्कीन के रिडक्शन के लिए। ठीक, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं इसी को ही, हाइड्रोजन की रिएक्शन है O2 के साथ में H2O बनेगा, बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये 2 गैसेस फॉर्म में होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होती है, वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया PT प्लेटिनम, प्लेटिनम यूज कर। ठीक, हमने क्या लिखा, मैक्सिमम एक्टिविटी ग्रुप 7 से 9 के बीच में, NiPDPD एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है JEE में 2020 में, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। इसका क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन द कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11। ये बात तो ठीक है, अभी हमने डिस्कस की भी किया, और मैक्सिमम एक्टिविटी में कहाँ पर मिलती है, 7 से 9 पर मिलती है। तो असर्शन तो करेक्ट, तो करेक्ट। द रिएक्टेंट्स आर मोस्ट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब ऑन ग्रुप 7 टू 9, एब्जॉर्प्शन होता है। अभी हमने क्या लिखा, ये मोस्ट वर्ड लिखा है ना, ये गलत होता है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गली पे एब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए कि आगे फर्दर रिएक्शन ना हो सके। एक्टिविटी इसकी वजह से नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब हो गए। ठीक, तो ये पॉइंट आपका गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, डी वाला ऑप्शन, क्वेश्चन ट्रू है, उसका फॉल्स। दूसरा प्रॉपर्टी है इसकी सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी से मतलब क्या होता है, ये एक एबिलिटी है कैटेलिस्ट की। किस तरह की एबिलिटी, टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्टिव अंडर द सेम कंडीशंस रिएक्शन मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल व्हेन। क्या मतलब है इस पॉइंट का, इस मतलब क्या मतलब है, मान लीजिए मैं दो रिएक्टेंट्स हैं A और B, उनको कंबाइन करके मैं अलग अलग प्रोडक्ट बना सकता हूँ, तो डिफरेंट रिएक्शन हो गई। तो डिफरेंट कैटेलिस्ट जो है डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ये सेलेक्टिविटी है कि पर्टिकुलर कैटेलिस्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएगा, एक दूसरा पर्टिकुलर कैटेलिस्ट एक दूसरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करो। अब इससे मैं कई चीजें बना सकता हूँ। एक तो हम क्या बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजनेशन से मीथेन। एक्चुअली रिएक्शन याद आ रही हो, हाइड्रोजन चैप्टर में हम पढ़ते हैं, मीथेन गैस का। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को ही यूज करके हम बना सकते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल की प्रिपरेशन है, बना सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन दोनों गैस होते हैं, मीथेन गैस होता है, बट यहाँ पे भी CH3OH जो है वो गैस के फॉर्म में ही मिलता है आपको। थर्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन्हीं के ही कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। अब कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये कैटेलिस्ट पे डिपेंड। अगर हम निकल यूज करेंगे तो मीथेन मिलेगा, अगर हम यूज करेंगे कॉपर और जिंक ऑक्साइड, इसका मिक्सचर किसके साथ में,
क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में Cr2O3 के साथ में, तो हमें मिथेनॉल मिलता है। अगर मैं सिर्फ कॉपर यूज करूंगा तो हमें मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, सी। तो सेलेक्टिविटी से मतलब क्या होता है यहाँ पे कि पर्टिकुलर कैटेलिस्ट जो है पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी आउट करेगा। रिएक्टेंट सेम है तो अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, अलग अलग प्रोडक्ट्स पॉसिबल थे बट डिफरेंट कैटेलिस्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिले। तो कौन सा प्रोडक्ट डिजायर प्रोडक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम कैटेलिस्ट यूज करेंगे। इसी को बोलते हैं सेलेक्टिविटी। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो ये वाली वीडियो अभी हम यहीं ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम कैटेलिस्ट। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।